में बढ़ोतरी से किसानों का रुझान अनार की खेती की तरफ इस हफ्ते ये देश है हमारा में 2 दिग्गज मेहमानों का होगा आमना सामना यानी फेस ऑफ। हमने पासे अदब में इनको बंदा परवर कह दिया और आप ये समझे सच में बंदा परवर हो गए। तुम्हारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये एक्सपायर दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। बीजेपी और मुसलमानों का क्या रिश्ता है, मोदी और मुसलमानों का क्या रिश्ता है? इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। जो तुष्टीकरण है या जो स्यूडो सेकुलरिज्म है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक वाला है। अखिलेश यादव जब ऑफिस खाली किए तो गंगा जल से शुद्ध किया गंगा जल से शुद्ध किया गया। तो 2024 में जब ये जाएंगे तो हम भी गंगा जल से ही सफाई करेंगे। नम फेल होगा और ना आपको ऐसा मौका मिलेगा। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में 2 दिग्गज मेहमानों का होगा आमना सामना यानी फेस ऑफ। आज हमारे साथ 2 ऐसे दिग्गज चेहरे होंगे जो आमतौर पर टेलीविजन डिबेट में नहीं दिखते, लेकिन इनके बयान सियासत की सुर्खियां बनते हैं। लंबे अरसे से इनका टीवी स्क्रीन पर आमना सामना नहीं हुआ है, यानी आज का ये कार्यक्रम बेहद जोरदार होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हमारे साथ 2 दिग्गज चेहरे होंगे तो दूसरी तरफ सियासत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। विपक्ष यूनाइटेड ऑपोजिशन वाले मिशन में उलझा था। 28 दल साथ मिलकर मोदी सरकार को निपटाने का ब्लूप्रिंट बना रहे थे, लेकिन इसी बीच 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सियासत में तलवार खिंच गई। चर्चा है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर एक कदम आगे बढ़ रही है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इससे जुड़ी एक कमेटी का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का कहना है यह सब मुद्दों से ध्यान भटकाने की चाल है और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी विपक्ष की एकता से डर गई है, बौखला गई है और नरेंद्र मोदी को हार का डर सता रहा है। नए नए पैंतरे दिखा रही है मोदी की सरकार। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच, एक्सपर्ट्स के बीच होगी देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चर्चा। मुंबई में विपक्ष मोदी को हराने के लिए महामंथन में जुटा था। इसी बीच खबर आ गई कि मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की तरफ कदम बढ़ा दिया है, जिसके बाद सियासी महासंग्राम छिड़ गया। क्या देश के अंदर तानाशाही है? अगर स्पेशल सेशन आपको बुलाना है, आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन देश की आवश्यकता है। ये सुधार मुझे लगता है मील का पत्थर होगा। तो विपक्ष की दिक्कत क्या है कि फील्ड के डिसर्टिंग और फिक्सिंग की कबड्डी में लगे हुए हैं। दुनिया को और देश को बेवकूफ बनाना बंद करें। देश के एजेंडा पे, इंडिया के एजेंडा पे चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी का 1 नेशन 1 इलेक्शन में छुपा हुआ एजेंडा है। वो भारत के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको समाप्त कर देना चाहती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है। बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का नारा बुलंद किया। साथ ही 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना दी गई। कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे। आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा।
और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि कई दलों के दबाव के बावजूद न तो सीट बंटवारे पर बात बनी और न ही विपक्षी गठबंधन का लोगो तय हो पाया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्ष तनाव में है? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 पर तनाव, एक देश एक चुनाव। और चलिए सीक्रेट खोल ही देते हैं। हमारे साथ आज कौन है? मेरे साथ मंच पर है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी का। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मेरे साथ संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक, विनीत जिंदल है, राजनीतिक विश्लेषक, फजील अहमद है, राजनीतिक विश्लेषक, और सैयद जवाद है। तो जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन है, और जनता जनार्दन जोरदार तालियों के साथ आपका भी अभिनंदन है। तो इस बड़े कार्यक्रम में बड़े मुद्दे पर आपका स्वागत है। और शुरुआत अल्वी साहब आपसे करते हैं। यूनाइटेड ऑपोजिशन है एक तरफ, और दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। आपने तो सीधा बयान दे दिया कि नरेंद्र मोदी तुगलकी फरमान लेकर आए हैं। क्यों? भारत सरकार को और मोदी जी को प्रधानमंत्री बने जी 9.5 साल हो गए। वन इलेक्शन वन नेशन आज याद आ रहा है आपको 6 महीने पहले? और यह भी चर्चा है, अभी ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस 5 दिन के पार्लियामेंट के सेशन के अंदर प्रधानमंत्री कौन सा कानून बनाएंगे। कल से सारा मीडिया परेशान है, सारे अपोजिशन के लोग इस बात को नहीं जानते। हद ये है बीजेपी का कोई नेता नहीं जानता है कि इस सेशन के अंदर होने वाला क्या है। लेकिन आपने तुगलक कह दिया। नहीं, तुगलक इसलिए कह दिया कि प्रधानमंत्री की आदत है वो पूरे देश को सस्पेंस में रखते हैं। नोटबंदी करेंगे, रात को 8 बजे के बाद आके ऐलान कर देंगे नोटबंदी है सुबह से, किसी को नहीं मालूम। अचानक आए, लोग परेशान हो गए, गर्मी का वक्त है, सैकड़ों लोग लाइन में लगे, कितने लोग मारे गए। कोविड का वक्त आया, अचानक आए, ऐलान कर दिया पूरा देश बंद है, मजदूर किसान सड़कों पे चला जा रहा है। वो तस्वीरें आज भी आंखों के सामने आती हैं तो तकलीफ होती है। अब बिल्कुल अचानक 5 दिन का स्पेशल सेशन है। सेशन पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। स्पेशल सेशंस पहले भी हुए हैं, 2 बार या 3 बार। जी। अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, अपोजिशन से बात की जाती है कि हम किस लिए बुला रहे हैं। आप अपोजिशन तो छोड़िए, अपनी पार्टी के लोगों को एतमाद में नहीं ले रहे कि आप सेशन के अंदर कानून कौन सा पास करेंगे। कोई कहता है वीमेन रिजर्वेशन आ रहा है, कोई कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं जी, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। आप ये तो तानाशाही की तरफ जा रहा है। आप कैसे अचानक ये बात कह सकती हैं? मैं देखता हूं पार्लियामेंट की कार्रवाई, जो चेयर पे बैठे होते हैं वहां एक पैनल होता है जब स्पीकर नहीं होते। तो मैं इस बार देख रहा था कि पैनल पे हमारे मेरठ के एमपी बैठे थे, हमारे दोस्त हैं वो न जब कहते हैं कि दोज हु आर इन फेवर से यस, दोज हु आर अगेंस्ट से नोज, इससे पहले के एमपीज यस और नोज बोले वो खुद बोल देते थे आई थिंक आई इज हैव इट, आई इज हैव इट, आई इज हैव इट, आप बिल पास हो गया। जी, ये एक ना दाएं देख रहे हो, ना बाएं देख रहे हो, ना आवाज सुन रहे हो, और एकदम कह दे रहे हो कि कानून पास हो गया। लोकसभा में नंबर भी इनका काफी बड़ा है, 300 के पार। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप कन्वेंशन को नजरअंदाज, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये आपके पास नंबर है, आपके पास संख्या बल है, आपके पास ताकत है, आपके पास रसूख है। ये कह रहे हैं कि लेकिन हमारे पास अब सारा विपक्ष एक साथ है। और अखिलेश यादव ने बोला जो 14 में आए थे वो 24 में जाएंगे, ये लिख के ले लो, लिख के ले लो, लिख के ले लो। देखो, एक बात अमीश जी बहुत साफ है कि जो लोग फील्ड में फिसड्डी हैं वो
फिक्सिंग की कबड्डी में लगे हुए हैं। जो फील्ड के फिसड्डी अगर फिक्सिंग की कबड्डी में लगेंगे तो उनको 24 में 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। एक चीज। दूसरी जो अभी राशिद भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि साहब किसी को पता नहीं, किसी को, तो राशिद भाई आप तो बहुत बहुत काबिल व्यक्ति हैं, तो एक बहुत अच्छा सा शेर है, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो यहां आपके समय में क्या था, कैबिनेट डिसीजन बाद करती थी, अमीश देवगन जी को पहले पता लग जाता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो कोई चीज फैसला बाद में करता था, मीडिया और सड़क पे बाद में पहले पता लग जाता था। तो जो उस समय सरकार का एक रोब था, इकबाल था, वो इकबाल पूरी तरह से धूल धूसरित हो गया था। लेकिन आपने इकबाल को ज्यादा कर दिया है कि आपके नेताओं को भी नहीं पता हो। नहीं, इसलिए दूसरी चीज जो आपने कहा, अचानक बिल्कुल चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं हुआ। जब देश ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में जनादेश दिया जी, उसके बाद 2015 में, उस समय मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम देख रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये आग्रह था कि हमें देश को एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे ले जाना चाहिए जी। उस समय, उस बार जो है, उसी वक्त जो है वो चुनाव आयोग को सरकार की तरफ से अनुरोध गया कि चुनाव आयोग एक देश एक चुनाव की दिशा में कदम उठाए और तैयारी करे और क्या करना है सरकार को वो बताए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना होगा जी जी कि आज जो है वो देश का में जो है चुनाव का मकड़ जाल है। कहीं पर कारपोरेशन का चुनाव हो रहा है, पंचायत के चुनाव हो रहा है, असेंबलीज के चुनाव हो रहे हैं, विधान परिषदों के चुनाव हो रहे हैं। ये बात सही है कि 2000 लगभग 77 तक ज्यादातर एक देश एक चुनाव वाला विधानसभा और लोकसभा हुआ करते थे। बाद में जो है वो कई कारण आए, कई वजह आई जिससे कि बिखर गया जी। लेकिन आज ये देश की जरूरत है कि जहां देश कई चुनाव सुधार देखे हैं, उसमें इस चुनाव सुधार की देश को बहुत ही सख्त जरूरत है। ठीक है, ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात रखी है। मैं विनीत जिंदल का रुख करता हूं। विनीत जिंदल, सवाल आपका, एक छोटा सा सवाल राशिद अल्वी के लिए। सर, मेरा राशिद जी सवाल आपसे ये है कि एक देश एक चुनाव, अभी आपने बोला कि ये बहुत जल्दी से एक आ गया, लेकिन जहां तक हम सब लोगों की नॉलेज है, पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज के ऊपर बात हुई है और लॉ कमीशन ने अपनी एक डिटेल रिपोर्ट दी है, उसके अंदर पॉस और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों लिखे हैं। अगर उस चीज के ऊपर चर्चा होती है और लागू होता है सही समय से और सही टाइम से, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन किसी को होना नहीं चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को इस चीज से क्या ऑब्जेक्शन है? अगर देश की अर्थव्यवस्था के अंदर वजन कम होता है, सिक्योरिटी इश्यूज कम होते हैं, तो इस चीज को अगर आगे बढ़ाया जाए तो विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है? अच्छी चीज है जी। मैंने ये बात कही नहीं कि हमें एतराज है, हमें बिल्कुल एतराज नहीं। अगर असेंबलीज और पार्लियामेंट का इलेक्शन एक साथ होता है, मैं अमेरिका गया, वहां गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का मैं गेस्ट रहा, वहां मैंने जो उनका बैलेट पेपर देखा, उन्होंने मुझे अपना इलेक्शन का सारा तरीक़ाकार बताया। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ साथ सेनेटर का भी होता है, लोअर हाउस का भी होता है, मेयर का भी होता है, सारे इलेक्शन एक बैलेट पेपर पे। बल्कि वो बैलेट पेपर अगर आप कहते तो मैं ले आता, यहां पे आपको दिखाता, इतना बड़ा बैलेट पेपर है, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन की सूरत क्या होगी, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, वो कानून क्या है। मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं नकवी भाई, मैं इनसे पूछता हूं, आपने सारी बातें कह दी, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हो कि यह कानून आ रहा है इस सेशन के अंदर? आप भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते ये बात कि यह कानून बनने वाला है। और आप सवाल कर रहे हैं जी, आप भी नहीं कह सकते कि यह कानून बनने वाला है। क्या ये लोकतांत्रिक मर्यादा है? क्या आप पूरे देश को अंधेरे में रखना चाहते हैं? क्या इस देश का 145 करोड़ आबादी के देश का फैसला एक आदमी करेगा कि वो जो मर्जी आए करे? आप ब्लूप्रिंट लाते, आप उस कमेटी तो बनाई है, कमेटी तो बनाई है रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, तो अभी बनाई है। इसके अंदर कोई अपोजिशन का आदमी मौजूद है क्या? अपोजिशन के लीडर्स की मीटिंग बुलाते, आप कहते भाई ये बिल है। ऑपोजिशन के लीडर तो मुंबई में मीटिंग कर रहे हैं। तो आज ही के दिन मीटिंग करना था क्या आपको? 2 दिन पहले कर लेते, 2 दिन बाद में कर लेते। आप सारे अपोजिशन को बुलाते, आप कहते कि देश के हित में ये है और इस तरीके का ब्लूप्रिंट है। आपकी क्या राय है? सैयद जवाद एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है सैयद जवाद? मुख्तार साहब, क्या यह बात सच नहीं कि इंडिया अलायंस के मद्देनजर देखते हुए
एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है क्योंकि 2 ही बैठक के अंदर 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम होना, तीसरी बैठक के अंदर इस तरीके का ये लेकर के आना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं, कर्नाटक चुनाव हारने के बाद और हिमाचल चुनाव हारने के बाद स्थिति क्या है, क्या ये सब देखते हुए आप ये नहीं कह सकते हैं कि देश की जो स्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं? और अपनी बात एक शेर से मुकम्मल करता हूं कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। क्या हम उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरफ चाइना बढ़ रहा है? जी, आपने बड़ा आरोप लगाया, आपने बोला हम उस तरफ तो नहीं बढ़ रहे जहां चाइना बढ़ रहा है। देखो एक बात बताए, हम एक तरफ एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उस तरफ तो नहीं बढ़ रहा है जिस तरफ चाइना बढ़ रहा है, तो आप खुद ही विरोधाभासी सवाल कर रहे हैं। मैं उस पर इतना ही कहूंगा कि आज की तारीख में न डरने की जरूरत है न किसी को डराने की जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने जो सो कॉल्ड अभी गठबंधन बन रहा है उसका गणित बिगाड़ दिया है। और अगर गणित बिगड़ जाता है तो फिर इसी तरह की बातें गलतफहमियां होती हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे गठबंधन में ख्वाहिशें एक है लेकिन खानदान अनेक, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि जिस हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर अरमान फिर भी मेरे कम निकले। लेकिन आप कह रहे हैं खानदान अनेक है, आपकी बात मान ली, खानदान अनेक है, लेकिन उनका एजेंडा एक है कि इस बार किसी कीमत पर मोदी ना आए। क्या करिएगा? देखिए उनका एजेंडा बिल्कुल हो सकता है। क्या है कि परिवार कह रहा है कि हम मोदी को हटाएंगे, पब्लिक कह रही है मोदी को लाएंगे। अब दिक्कत यह है कि पब्लिक की बात देश मानेगा या परिवार की मानेगा, तो अब ये पब्लिक वर्सेस परिवार होने वाला है। जी जी, अलवी साहब एक इसमें मैं सवाल जोड़ रहा हूं। केसी वेणुगोपाल नाराज हो गए कपिल सिब्बल के वहां आने से, और फिर बीच बचाव राहुल गांधी ने करा, लोगों पर सहमति बन नहीं पाई, संयोजक बना नहीं पाए, कमेटी जरूर एक बना दी है। क्या आपको लगता नहीं है बड़े सारे विरोधाभास हैं? देखिए नहीं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अब हम लोग यहाँ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर बगैर बुलाए कोई आएगा तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ना भाई मीटिंग हो जाए उसके बाद बात करेंगे, तो कपिल सिब्बल बेकार बुलाए पहुंच गए और बिना बुलाए मेहमान। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा आपसे कि ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पहली बार इकट्ठा हो रहा है। जी, 77 में भी इकट्ठा हुआ था, जनसंघ ने तो अपने आप को मर्ज कर दिया था। आपको याद होगा मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल जी, अडवाणी साहब, सबने मिलकर एक पार्टी बना ली थी, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो 28 पार्टीज की सरकार थी, एक दो पार्टी की नहीं थी, 28 पार्टीज की सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री अटल जी थे। तो ये कोई पहली बार नहीं, पर उनके नेता अटल जी थे तभी सरकार चल भी पाई। देखिए इस बार नेता नहीं है। देखिए ये जो आपका सवाल है ये अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी और मीडिया उठा रहा है कि उनका कोई लीडर नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा जब पार्लियामेंट के मेंबर चुन के आएंगे तो ये भी तय हो जाएगा। आपसे मैं एक सवाल करता हूं। जी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुआ 2004 का, अपोजिशन का प्रधानमंत्री का नाम कौन सा था? कोई नहीं था। आपने सोचा भी नहीं होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा। 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये अहमियत नहीं रखता है कौन प्रधानमंत्री होगा। ये तो बीजेपी उठाती है कि हमारे पास मोदी है, देश आप को तो अधिकार कौन है? देश को तो अधिकार है, जिन 145 करोड़ लोगों की आप बात कर रहे थे उनको तो अधिकार है कि मोदी के सामने कौन होगा। मोदी के सामने अखिलेश होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, ममता बनर्जी होंगी, राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे या राशिद अलवी होंगे। देखिए जनता कोई ये सवाल नहीं कर रही है, तो मीडिया सवाल कर रहा है। जनता कहां पूछ रही है? जनता को तो आपने इस हालत में कर दिया है कि उसे खाने के लिए रोटी नहीं है, वो तो भूखे पेट हैं। कहां की बात कर रहे हैं आपके? जनता पूछ रही है। महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत आपने 100 रुपए कर दी है। और जब पूछा जाता है बीजेपी से, उन्हीं नेताओं से जो डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो शोर मचाते थे, आज सब खामोश बैठे हैं। जी जी, अंतर्राष्ट्रीय ये बगल वाले शोर बहुत मचाते थे, डेली प्रदर्शन करते थे, ये नकवी जी भी करते थे। देखिए अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं किसी को जाती तौर पे नहीं कहूंगा। सवाल ही मैंने तो देखिए कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज ये बच्चे बैठे हैं, इंटरनेट पे देख लें, $80 पर बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है।
आज भी देख लें, $80 के आप रुपए बना लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, और एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, डिवाइड कर दीजिए, 40 रुपए आएगा। देखिए एक मिनट नकवी भाई, 40 रुपए आएगा। जो चीज 40 रुपए में खरीद रहे हैं 100 रुपए में बेच रहे हैं। आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और इस पे आप कह रहे हैं कि हम जनता के साथ खड़े हैं। आप तो जनता का खून चूस रहे हैं। ओके, जनता का खून चूस रहे हैं, जनता भूखों मर रही है। जवाब देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो होता है, लेकिन यूनिटी इन डिप्रेशन नहीं होता। अब डिप्रेशन में तो सेपरेशन होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। मैं एक, जो आपने कहा कि एकता हुई है, पहली भी हुई है, हाँ बिल्कुल हुई है। मैं तो अभी लेटेस्ट बता रहा हूं, 2018 में भी एकता हुई थी, और हैदराबाद में या कहाँ मीटिंग हो रही थी, और हाथ उठा उठा कर रहे थे, आवाज दो हम बेंगलुरु में कहीं हुई थी, आवाज दो हम एक हैं। और उसके बाद जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की वही इस मीटिंग से गायब हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब 2019 के चुनाव में हम मोदी जी को जो है वो सबक सिखाएंगे और मोदी जी को हटाएंगे। अब क्या हुआ था, 2014 में मोदी जी को 82-83 सीट मिली थी जी। फिर 2019 में जो है वो एनडीए को जो है वो 337-38 सीटें, और बीजेपी को अकेले 333 सीटें आ गई, 303 सीटें आ गई। तो ये जो अभी गलतफहमी है, मुझे लगता है गलत, लेकिन इस बार वो 303 ना आए, आप 200 से नीचे आ जाए, वही तो खेल खेल रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, कोई ये जो है वो वहां बैठ करके इस जुगाड़ के जमघट से जो है वो जनादेश के पनघट में नहीं पहुंचा जाता। जुगाड़ का जमघट जनादेश का पनघट जो है वो नहीं पहुंचाता। जुगाड़ का जमघट एक बहुत कठिन है डगर पनघट की। ओके, जुगाड़ का जमघट है और डगर जो है वो बड़ी कठिन है पनघट की। देखिए, एक लाइन में जवाब। देखिए, एक तो जो मुद्दा मैंने उठाया महंगाई का, उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक बड़े अदब से एक बात कहता हूं, आपको क्या परवाह इस बात की कि अपोजिशन इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा है? आप तो 9 साल से हुकूमत चला रहे हैं। आप तो देश को यह बताइए कि 9 साल में आपने देश की तकदीर बदल दी है। आपने क्या क्या काम किया इस देश के लिए? आपने महंगाई खत्म कर दी, आपने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया। आप आरोप लगाते हैं कि ये तुष्टीकरण फैलाते हैं। मैं रीसेंट का एग्जांपल बताता हूं। बिहार सरकार, जिस सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, वहां पर जन्माष्टमी, रक्षाबंधन समेत कई त्योहारों की छुट्टी खत्म कर दी गई है। छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार की भी छुट्टी में कटौती की गई है। गिरिराज सिंह आपके मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया। अश्विनी चौबे आपके मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद आपके फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान दिया कि यह सब कुछ तुष्टीकरण की वजह से हो रहा है। और कितने लंबे लंबे उनके बयान आए हैं, मैं सारे पढ़ के तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, तुष्टीकरण इस देश की बहुत बड़ी समस्या रही है जी। और मैं जो तुष्टीकरण की जब बात कर रहा हूं, तो तुष्टीकरण में इन्होंने क्या किया कि वोट तो ठोक में लिया, लेकिन लोगों का विकास जो है फुटकर में भी नहीं किया। वोट ठोक में और विकास फुटकर में भी नहीं। आज जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने इन 9-9.5 सालों में सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को समावेशी विकास में हिस्सेदारी से ध्वस्त किया है। और आज समाज का कोई हिस्सा ये नहीं कह सकता कि वो विकास के इस सफर का समानता से और सफलता के साथ हम सफर नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में। और जहां तक सवाल है बयान या बयान बहादुरी का, तो वो तमाम तरह के लोग होते हैं, बयान देते हैं, लेकिन उन बयानों के आधार पर अगर आप गिनती करेंगे तो ऐसे लोगों की गिनती आप मुझे सवाल पूछना पड़ा आपसे। हाँ, नहीं, तुष्टीकरण जो है वो कहना कोई तुष्टीकरण नहीं, और भी उन्होंने बड़ी सारी बातें बोली। कई चीजें हो सकती हैं, कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे ना पार्टी सहमत होती है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब सहमत होते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बार कहा है, लेकिन हम कोई डंडा लेकर के डेमोक्रेटिक सिस्टम में चल रहे हैं। हमारे पास कोई ये डंडा तो है नहीं कि ये तुम बोलोगे तो तुम्हारा मुंह पे हम वो लगा देंगे, टेप लगा देंगे। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि सिब्बल साहब पहुंच गए तो एक साहब नाराज होकर चले गए वहां से, तो बिना बुलाए मेहमान। अरे मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है भैया, उनको चाय वो पिला करके बैठालते। तो कि अभी से जो है वो आपने नजारा दिखाना, बिना बुलाए कोई चाय पीने आ जाए तो क्या करिएगा? अरे तब भी पिला देते हैं, तब भी पिलाते हैं लोग, तब भी जो है वो सम्मान। अरविंद केजरीवाल ने बोला तो मैं चाय पीने तब आऊंगा इस गठबंधन के अंदर जब मेरे बिल का समर्थन करोगे, तो पिलानी पड़ी चाय और समर्थन भी करना पड़ा। लेकिन राशिद अल्वी साहब, ये जो तुष्टीकरण का आरोप है, और मैं एक आंकड़ा लेकर आया हूं, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इस बार 9 बार तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल किया और विपक्ष पे वार किया।
और अभी रिसेंट का सुन लीजिए, ममता बनर्जी जब बैठक में पहुंची तो उनको भी तिलक लगाया जा रहा था, तो उन्होंने तिलक लगाने से इनकार कर दिया। तो बीजेपी ने कहा कि यही तो तुष्टीकरण है जिसकी हम बात करते हैं, तिलक से इनकार करते हैं लेकिन टोपी पहन लेते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, आपसे पूछूंगा तुष्टीकरण किसका तुष्टीकरण? तुष्टीकरण अक़लियतों का, अल्पसंख्यकों का। सीधी बात कीजिए ना। आप ये कहिए कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा। मुसलमानों की हालत देश के अंदर देखिए आपने क्या है। तभी तो हुई सबसे अभी और ज्यादा कर दिया आपने। अभी और ज्यादा कर दिया। तुष्टीकरण ने उनकी हालत खराब की है। तुष्टीकरण का मतलब होता है कि आपकी तनख्वाह से ज्यादा आपको पैसा दे दिया जाए। यहां तो तनख्वाह नहीं मिल रही उसको। आपने कभी लव जिहाद का नाम सुना था क्या 9 साल से पहले? नहीं, केरल के सीएम ने बोला, केरल के हाई कोर्ट ने बोला। नहीं, उसे छोड़ दीजिए, अब बोला जी, आपने पहले बोला। 9 साल से पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि लव जिहाद होता क्या है। अगर हिंदू मुसलमान लड़का और लड़की शादी कर ले, इसमें बीजेपी को क्या एतराज है? कहां से लव जिहाद आ गया? क्यों इसको ये है तुष्टीकरण। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल मेरा छोटा। हाँ, बोलिए। बुलडोजर आप चला रहे हैं घरों पे। इस देश के अंदर 90% मकानात गैर कानूनी हैं। उत्तर प्रदेश, आप मेरे साथ चलिए, गांव का कोई मकान ऐसा नहीं होगा जो कानून के मुताबिक बनाओ। लेकिन आप एक समुदाय का बुलडोजर कर रहे हैं। आप इलेक्शन के बीच में बोल रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने दीजिए, गर्मी निकाल दूंगा। क्या मतलब है इसका? क्या मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है कि आप चुनाव के बीच कहें? देश का प्रधानमंत्री यूपी में जाके कहते हैं कि जो कब्रिस्तान बने हैं, अगर कब्रिस्तान बनेगा तो मैं वो बनाऊंगा, फ्यूनरल की जगह बनाऊंगा, शमशान घाट बनाऊंगा। क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? अगर ईद की बिजली आ रही है तो दिवाली की भी बिजली आ रही है। काफी सारे सवाल पूरे, क्या ये शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? क्या देश के अंदर ऐसे हालात पहले कभी थे? क्या ये शोभा कभी नहीं थे? पब्लिक ताली बजा रही है। जी। देखिए, आपने बहुत लंबी बातें करी, मैं बहुत उसको शॉर्ट में कहूंगा। आप कैसे कहते हैं कि देश में कभी ऐसे हालात थे? क्या देश में भागलपुर हुआ और जिसमें कि लगभग 2000 से ज्यादा बेगुनाह मारे गए, वो क्या मोदी जी के मुख्यमंत्री थे? जब ये भिवंडी हुआ और जिसमें कि हजारों लोग जो है जिनका कत्लेआम हुआ, क्या मोदी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे? मलियाना हुआ जहां जिंदा लोगों को मार करके और ट्रक में जो है भर करके और तालाब में फेंक दिया गया। क्या तो क्या मोदी जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे? या देश का एक लंबी, हम 5000 से ज्यादा ऐसे दंगों की हम श्रृंखला बता सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, आज जो है वो आप जो है वो बुलडोजर पर तो सवाल कर रहे हैं, बुलडोजर पर बवाल कर रहे हैं, लेकिन बलवाइयों और बाहुबलियों पर सवाल नहीं कर रहे हैं। जब बुलडोजर पे आपको बवाल करना है तो बलवाइयों और बाहुबलियों पे भी सवाल करना होगा। और जहां तक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही उसका असर पड़ा है। अगर वहां पर सुरक्षा है, लोग चैन से रह रहे हैं, तो उसमें मुसलमान भी रह रहा है, हिंदू भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है। और जो भी बलवाई, बाहुबली, बकैत है, उनको इस बात का एहसास है कि अगर हम बलवाई बन के, बाहुबली बन के, बकैत बन करके हम समाज को की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो हमारा हश्र क्या होगा वो अच्छी तरह से जानते हैं। आपने बोला कि देश में ये जो पूरा विवाद है ये शोभा नहीं देता, लेकिन शोभा यात्रा पे पत्थर चलाना क्या शोभा देता है? और क्या हिंदू त्योहारों पर छुट्टी कम करना बिहार सरकार द्वारा, क्या वो शोभा देता है? जी। अभी नकवी भाई ने कितनी बातें गिनाई कांग्रेस के सरकार में क्या क्या हुआ। मुरादाबाद, 84 में भूल गया, 1944 जब सिखों का नरसंहार हुआ, 1984, मुरादाबाद, इलाहाबाद, आप देखिए तो सही, ये सारे कम्युनल राइट हुए। और इसके बाद भी आप कहते हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। ये दो चीजें एक साथ कैसे हो जाएंगी? एक तरफ तो आप सरकार पे इल्जाम लगाते हैं कि भागलपुर में 2000 मुसलमान मारे गए, मुरादाबाद में मारे गए, इलाहाबाद में मारे गए, तो क्या उनका कत्लेआम करना तुष्टीकरण है आपकी नजर में? इसको आप तुष्टीकरण बोलते? और जहां तक आपका सवाल है नूह का, नूह में जो कुछ हुआ है इससे ज्यादा भयानक वाकयात नहीं हो सकते। और उसके बाद भी आपने दोबारा यात्रा निकालने दी। उन्होंने कह दिया वीएचपी के नेता ने कि हम परमिशन नहीं लेंगे, परमिशन लेने की सरकार से कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी देश के अंदर ऐसा नहीं देखा कि कोई
ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि बगैर परमिशन के चलेंगे और सरकार तमाशा देखती रहे? पर प्रोटेक्शन में पारंपरिक कितना ही पारंपरिक वो थी, जलाभिषेक नहीं, लेना पड़ेगा। जलाभिषेक के लिए गए थे, शांतिपूर्ण गए, उन्होंने किसी की भी सौहार्द को वहां नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे लगता है इस पे कौन सी लोग गए, आप बगैर परमिशन के कैसे जा सकते? फिर कानून का क्या मतलब? नहीं, वो परमिशन फिर सरकार का क्या लेकिन मतलब? मैं एक आपने, क्योंकि आपने ये बात बार बार बोली और आपकी तरफ से भी गई, तुष्टिकरण की बात ये होती है कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अब आज इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, वो रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करते हैं और सिर्फ रामचरितमानस पर नहीं कहते, वो कह देते हैं हिंदू धर्म पूरा धोखा है। और जब ये सब कुछ वो बोलते हैं तो उनकी पार्टी उनको प्रमोट करती है। तो दूसरी अगर यही बात किसी और धर्म के लिए बोली जाएगी तो बवाल मच जाएगा। देखिए, ऐसी किसी भी बात को आप मेरी आदत जानते हैं, मैं अपनी पार्टी की भी गलत बात को गलत कहता हूं। ऐसे किसी भी आदमी के बयान की जितनी निंदा की जाए इतना कम है। चलिए ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकेंगे वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम में, और ब्रेक के तुरंत बाद वापस लौट रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। राशिद जी, अभी मैं आपको सुन रहा था, काफी कांग्रेस के नेता भी बार बार ये बातें उठाते हैं कि बेरोजगारी या महंगाई बहुत इस गवर्नमेंट में बढ़ गई है। मैं दो तथ्य रख रहा हूं, उस पर जरा थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रकाश उस पर जरूर डालिएगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में थे तो गैस सिलेंडर जो था नॉन सब्सिडी वाला 287 रुपए का था, और 1 मई 2014 को, यानी आपकी गवर्नमेंट थी उस समय, 928 रुपए का हो गया। 1 जनवरी 2014 को 1241 रुपए का हो गया। आज तो घट करके 900 रुपए हो गया। तो महंगाई आपके जमाने में कितनी बढ़ी थी? तकरीबन 197%। मैं पेट्रोल पे आता हूं। आप अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तकरीबन 34 रुपए का पेट्रोल था, जब छोड़ के आप गए तो 72 रुपए का था। इन्फ्लेशन कितना हुआ? 75%। आज कितना यूपी का रेट? नोएडा में हम सब बैठे 96 रुपए का, तकरीबन 32%। तो महंगाई कहां बढ़ी हमें ये बता दीजिए। तीसरा प्रश्न, आप जब बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं आंकड़ा दे रहा हूं, आपने बहुत अच्छा 5.5 का आंकड़ा दिया, मैं 1991 से आंकड़ा दे रहा हूं। 5.60 1991 में थी, आज का देख लीजिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जब साहब थे तो 3.38 थी। तो बेरोजगारी किसके राज में बढ़ी और किसके राज में नहीं बढ़ी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, आप ठीक जी, आपको कुछ अंदाजा है कि जब यूपीए की सरकार थी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार 135 डॉलर चला गया था। 1 मिनट, 135 में 127 ही माने लेता हूं। तब पेट्रोल हम किस भाव दे रहे थे? नहीं 72 रुपीज का पेट्रोल था। 72 रुपीज का पेट्रोल जब आपकी सरकार गई है तो आप 72। चलिए, मैं मान गया आपकी मान गया। हम 72 रुपए में पेट्रोल दे रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 130 था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 है और आप 100 रुपए दे रहे हैं। आपको फर्क नजर नहीं आ रहा? देखिए, दूसरी बात, आज सवाल ये नहीं है कि हमने क्या किया। ये राजनीति के अंदर मुकाबला नहीं होता कि कांग्रेस ने ये किया तो हम ये कर रहे हैं। हमने कुछ गलतियां की हैं बेशक, तभी तो हम सरकार से बाहर बैठे। मुझे ये कहने में कोई तकल्लुफ नहीं है कि हमारी गलतियां ना होती तो ये सरकार में नहीं आते। लेकिन आज तो ये सरकार में है। आज तो हमें इनसे पूछना है। हमने पासे अदब में इनको बंदा परवर कह दिया। बंदा परवर समझते हैं आप? एक मिनट, बंदा परवर कहते हैं कि किसी आदमी की बेपनाह इज्जत करना, उसकी तारीफ करना, आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। हमने पासे अदब में आपको बंदा परवर कह दिया और आप ये समझे सच में बंदा परवर हो गए। ये है फर्क। देखिए, अब जवाब नकवी जी की ओर से बनता है। नकवी जी अमित जी, देखिए, अभी संजय जी ने जो बात कही, बहुत उन्होंने बहुत तर्कों और तथ्यों के साथ बात कही है। मैं उसको दोहराता मैंने भी तर्क दिया है। नहीं, आपका भी तर्क है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि जो पहले और आज में जो जमीन और आसमान का फर्क है। बिल्कुल। मैं महंगाई और ये सारी चीजें रोजगार के साथ जोड़ रहा हूं उसको। देखिए, पहले जो आपको भी पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, आपको भी याद होगा कि कोई भी पेट्रोल पंप ऐसा नहीं होता था
जो हफ्ते में 2 दिन बंद नहीं हो जाता था, ड्राई नहीं हो जाता था, लिख दिया जाता था पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। उसके बाद 4 दिन के बाद जो है वो लंबी लंबी क्यू लगती थी और लोग जो है जिनको जो है वो 10 लीटर चाहिए होता था 20-25 लीटर डलवा लेते थे कि कहीं भैया कल ये पेट्रोल पंप जो है बंद ना हो जाए। जो ये किल्लत दिखाई गई, एक आर्टिफिशियल जो क्राइसिस हुई की गई, वो सिर्फ जो है वो जमाखोरी, मुनाफाखोरी और काला बाजारियों को मदद करने के लिए की। नरेंद्र मोदी जी के समय में किसी भी, चाहे राशन हो, चाहे तेल हो, चाहे बिजली हो, चाहे और भी जरूरी चीजें हो, उसमें किल्लत नहीं होनी पाई, कहीं पर किसी तरह को लोगों को परेशानी नहीं होने पाई। दुनिया के संकट, दुनिया के कंटक, दुनिया की भारत की या दुनिया की शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा के बावजूद भी हमारा देश मजबूत भी रहा, महफूज भी रहा और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जब लोग पूरा दुनिया आंक रहा है तो कह रहा है कि भारत सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी है। जी, लेकिन मैं एक और स्टेटमेंट पर आता हूं और आपके पास आता हूं मैं, क्योंकि बात तुष्टीकरण की हो रही थी, सवाल महंगाई पर आया, लेकिन मणिशंकर अय्यर हैं, उन्होंने कह दिया कि पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, असल में बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ये मणिशंकर अय्यर ने बात कही, क्या आप इस बात से सहमत है राशिद? देखिए, नरसिम्हा राव निश्चित तौर से कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। तो मणिशंकर अय्यर ने क्यों कहा? अब ये मणिशंकर जी को बुलाना चाहिए आपको पूछने के लिए। आपकी राय क्या है? मैं तो कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। मैं तो आंध्रा से राज्यसभा का मेंबर रहा हूं और जब नरसिम्हा राव जी की डेथ हुई है तो सारे एमपीज हम आंध्रा के इकट्ठा हुए थे, उनको वहां ले जाया गया था हैदराबाद में फ्यूनरल के लिए, तो वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक अगर हो सकती है तो बातचीत करने में हमारी हिम्मत क्यों नहीं होती? देखिए अमीश जी, एक चीज देखिए आप, इस दौरान हमने एक चीज बहुत महसूस की है, जब भी देश का डेवलपमेंट, डिग्निटी मतलब बढ़ती है तो इस डिफाल्टर डायनेस्टी का जो है वो फितूर भी, और डिफाल्टर डायनेस्टी कौन? तो सभी को मालूम है। तो इसलिए आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2-3 आपको घटना दूंगा मैं कि अभी तो G20 हो रहा है, अब ये चाहे देश से चाहे विदेशी रूट से ये सरकार को या भारत की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्तता कर रहे हों, लेकिन 2015 में जब हमारे देश में 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में थे, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय था। तो उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त हो रहा था कि अवार्ड वापसी अभियान, भारत तेरे टुकड़े होंगे। उसके अलावा पूरे देश दुनिया को बताया जा रहा था कि इनटॉलरेंट कंट्री है, असहिष्णु कंट्री है। मैं बहुत लंबी श्रृंखला नहीं लूंगा, बहुत हुई ये घटनाएं। जब ट्रंप साहब इस देश में आए भारत में और वो तमाम देश के दौरे कर रहे थे, तमाम आर्थिक तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही थी, तो उस वक्त 2020 में क्या हुआ? शाहीन बाग। और उस वक्त भी दिखाने का देश का सेकुलरिज्म का अब जो है इस वक्त जो है वो G20 हो रहा है, तो इस वक्त विदेशी रूट से जो है भारत को जो है वो बदनाम करने की। मणिशंकर अय्यर तो देसी है अपने, अब ये देशी विदेशी सब एक ही टाइप है इनके। अब मैं आपके नेता को कोट कर अनुराग ठाकुर को कोट करता हूं, मैं राशिद अलवी। अनुराग ठाकुर कहते हैं मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा हमारे इंटरव्यू में? कहा, उन्होंने बोला कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो रहते तो भारत में हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में है, उनका शरीर यहां है, लेकिन रूह जो है कांग्रेसियों की पाकिस्तान में बस जाती है। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, मणिशंकर जी ने क्या कहा मैं नहीं कह सकता उन्होंने क्या कहा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, नवाज शरीफ को हमने बुलाया था कि आपने बुलाया था? आपने बुलाया था। उसके बाद आप दौरे पे गए थे बाहर दूसरे कंट्रीज के, नवाज शरीफ की बेटी की या किसी की शादी थी, बगैर दावतनामे के, प्रोटोकॉल तोड़ के आप चले गए वहां बिरयानी खाने के लिए। वो हम गए थे कि प्रधानमंत्री गए थे? कौन गया था? और आज मणिशंकर तो यही कह रहे हैं कि बातचीत कीजिए, उनको भी मुशर्रफ साहब को ही बुलाया था। और आज मोदी जी ने मुशर्रफ साहब को बुलाया, अटल जी ने बुलाया, अटल जी। और आज जब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो रोज हमारे यहाँ आके लोगों को मारता है, हमारे फौजियों को मारता है। आप उनकी क्रिकेट मैच के लिए टीम बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं भैया? आप उनकी देखभाल करेंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे,
उनको सिक्योरिटी देंगे। ये कौन कर रहा है? कौन बुला रहा है? हम तो नहीं बुला रहे, देखिए सरकार बुला रही है। अटल जी के क्या बुलाने की जरूरत है आपको? अगर पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। क्या कहना चाहते हैं आपकी? आपने हाई कांग्रेस के कुछ नेताओं का दिल हिंदुस्तान में है, लेकिन उनकी रूह पाकिस्तान में है। नहीं, मैं नहीं मानता कि रूह तो नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ नेताओं की में जो है वो जिन्ना की आत्मा घुस जाती है, तो मैं क्या कर सकता हूं। बीजेपी और मुसलमानों का क्या रिश्ता है? मोदी और मुसलमानों का क्या रिश्ता है? क्योंकि आरोप बड़े सारे लगते हैं। ये मुझसे पूछ रहे हैं? मैं देखिए एक बात बताएं, तुष्टीकरण की जहां तक सवाल है, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं। आप भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, नमाज पढ़ते, रोजा रखते। हमें कोई एतराज नहीं है कि हम टोपी पहने या तिलक लगाएं, लेकिन जो तुष्टीकरण है या जो स्यूडो सेकुलरिज्म है, वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक वाला है। ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो दोहरा चरित्र है, ये शुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने वाला है। जहां तक मोदी जी का और मुसलमानों का सवाल है, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं मुसलमानों के लिए कर रहा हूं, हिंदुओं के लिए कर रहा हूं, सिखों के लिए कर रहा हूं, ईसाइयों के लिए कर रहा हूं। वो हमेशा उन्होंने कहा जो भी हमारी सरकार या मैं कर रहा हूं वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए कर रहा हूं। हमारी जो है वो प्रतिबद्धता 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, और इस चीज को उन्होंने साबित करके दिखाया है। अजीज कुरैशी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्व राज्यपाल रहे हैं। उन्होंने बोला एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अब जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों को ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, तलवार उठाएगा। फिर 22 करोड़ लोगों में से अगर 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी मजहब का कोई आदमी अगर इस तरीके के बयानात, भड़काऊ बयानात देता है, उनकी निंदा की जानी चाहिए। वो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का। जी, अजीज कुरैशी साहब गवर्नर रहे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन इस बयान की हिमायत नहीं की जा सकती है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इस देश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। हर दूसरा नेता तो इन्हें मुसलमानों को पाकिस्तान भेजता है कि अगर पाकिस्तान भेज दिया, कभी चीन का नाम नहीं लेते। चीन ज्यादा बड़ा दुश्मन है हमारा, लेकिन आपने देखा होगा बीजेपी के लोग नाम पाकिस्तान का ही लेते हैं। चीन का टिकट महंगा है, वो टिकट महंगा होगा। पाकिस्तान का नाम लेंगे कि पाकिस्तान भिजवा देंगे, इनका दिल तो पाकिस्तान। चीन का टिकट महंगा है, पाकिस्तान तो बाय रोड भी जा सकता है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जी। तो इन्होंने ऐसा नहीं, इन्होंने तो मतलब ये नहीं है कि वहां जाके रहो। कई लोग ऐसे भी कहते होंगे भाई लाहौर में कितनी अच्छे खाने पीने का दुकानें हैं, फूड स्ट्रीट है, बिल्कुल। तो इसलिए कहते हैं इतनी सार्थक चर्चा बड़े अरसे बात कर रहा हूं। आपका सवाल? अखिलेश यादव का जब ऑफिस खाली हुआ तो उसको गंगा जल से शुद्ध किया गया, तो क्या वो यादव जाति के हैं तो वो अशुद्ध हैं? अखिलेश यादव जब ऑफिस खाली किए तो गंगा जल से, सरकारी ऑफिस है, वो किसी धर्म का ऑफिस नहीं है, उसे देश के लोकतंत्र के तरीके से ही सफाई होनी चाहिए, लेकिन उसको गंगा जल से शुद्ध किया गंगा जल से शुद्ध किया गया। जवाब? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसे प्रॉब्लम क्या है? जब अखिलेश जी आए हों, ओबीसी जाति के हैं तो अशुद्ध है। अखिलेश जी आए हों तो उन्होंने शुद्ध का मतलब ये है कि वो शूद्र हैं, तो इसलिए उनको अशुद्ध किया गया। भाई अखिलेश जी जब आए हों तो उन्होंने भी गंगा जल से उसको जो है वो, ये तो एक यहाँ की भारतीय परंपरा है भाई, इसमें कहाँ लगे हुए हैं। जब ये मान रहे हैं तो 2024 में जब ये जाएंगे तो हम भी गंगा जल से ही सफाई करेंगे। ऐसा है कि नव फेल होगा और ना आपको ऐसा मौका मिलेगा। क्योंकि एक बात बताऊं आपको, तुम्हारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये एक्सपायर दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। आपकी तरफ से भी हो जाए अलवी साहब, क्योंकि फूकी हुई बंदूकों और छुटे हुए कारतूसों से कहां सपने पाल रहे हैं अब। ये आपको एक राशिद अलवी साहब, ये अरविंद केजरीवाल पर आप पूरा भरोसा करते हैं या नहीं करते? क्योंकि शीला जी को वो क्या कहते थे, मनमोहन सिंह को उन्होंने क्या बोला, क्या आपको लगता है कि, और अभी भी आपके स्टेट यूनिट्स चाहे दिल्ली के हो चाहे पंजाब के हो, वो कहते हैं कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते? इनका जवाब बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम तो इंतजार कर रहे हैं सर। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। हाँ, अब आप पूछिए। मेरा देखिए, केजरीवाल की पार्टी अलहदा है, हमारी पार्टी अलग, पर अब तो साथ आ गए ना। सुनिए ना, एक अलायंसेज हैं,
सीट्स अरेंजमेंट होंगे, उस पर चुनाव लड़े जाएंगे। जो इंडिया का मेंबर है उस पर भरोसा करना पड़ेगा। ये तस्वीरों वाला राउंड है और मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा, अलवी साहब आपसे भी और नकवी साहब आपसे भी। अलवी साहब आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी, बेहतर पीएम कैंडिडेट कौन है आपकी राय में? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी, बेहतर पीएम कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी आपकी राय में? देखिए, अटल जी ने राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों पे मोदी जी को चलना सिखाया, तो वो गुरु हैं और ये उनके शिष्य हैं, तो उसमें हम किसको आप बेहतर कहेंगे? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बनाए। जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, आपकी ज्यादा पसंद कौन है? देखिए, वो दूसरी पार्टी का मामला, इसमें पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं। एक तो पसंद होगी। केजरीवाल अध्यक्ष हैं, मान को तो मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, केजरीवाल को जानता हूं। चर्चे तो दोनों के सुने होंगे आप। हाँ, लेकिन मैं ये कहूं कि दोनों में कौन बेहतर है? एक मुख्यमंत्री, एक पार्टी का अध्यक्ष है, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। एक को चूज करना हो तो? नहीं, एक को चूज करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है ना। चलिए, अगर आपको गठबंधन के लिए दो विकल्प मिले तो आप केजरीवाल के साथ होंगे नकवी साहब या असाउद्दीन ओवैसी के साथ? हम तो मोदी जी के साथ होंगे। बस चॉइस एक है। ये तो अवैसी के साथ ऑलरेडी है, अवैसी को पूरी मदद करते हैं। अब आपके लिए आ रहा है एक ऐसा सवाल, हेमंता बिस्वा शर्मा बेटर सीएम है या फिर योगी आदित्यनाथ? दोनों में से आपकी पसंद कौन सी है? दोनों मुख्यमंत्री की मर्यादाओं को पूरा नहीं करते, ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना आसाम का मुख्यमंत्री। ज्यादा पसंद अच्छी कौन सी है? दोनों में से पसंद का सवाल ही नहीं। अच्छा, फिर ये बता, मैं दोनों के खिलाफ हूं। मैं सवाल पूछ लेता हूं, ज्यादा नापसंद कौन है इनमें से? दोनों नापसंद है। अगला सवाल आपके लिए, चीन और पाकिस्तान में बेहतर पड़ोसी कौन है? देखिए, ऑफ कोर्स जो है वो पाकिस्तान जो है वो अगर सुधर जाए और इस आतंक के अखाड़े से जो आफत है वो बंद हो जाए तो पाकिस्तान सबसे बेहतर है। वो कह रहे चीन का टिकट महंगा है। चलिए, बढ़ता हूं मैं आगे और आपसे, गिरिराज सिंह और साध्वी प्रज्ञा, इन दोनों में से ज्यादा सेकुलर आपको कौन लगता है? राशि एक भी सेकुलर नहीं इनमें, एक भी नहीं है। गिरिराज तो रोज पाकिस्तान भेजते हैं, अब उनकी तो जबान अल्फाज कम निकलते हैं, जहर ज्यादा निकलता है। तो ज्यादा कॉम्युनल कौन है आपकी राय में? दोनों कॉम्युनल। दोनों कॉम्युनल है। आपसे सवाल है मेरा, आजम खान और इमरान प्रतापगढ़ी में से ज्यादा सेकुलर कौन होगा नकवी साहब? अब भाई ऐसा है कि कम्युनलिज्म का सर्टिफिकेट ये दे सकते हैं, लेकिन सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट तो हम नहीं बांटेंगे। चलिए, बिल्कुल आखिरी सवाल, और ये दोनों के लिए, आप दोनों के लिए एक ही सवाल है। इंडिया गठबंधन, और अलवी साहब, इंडिया गठबंधन आ रहा है और कह रहा है कि हम आएंगे सामने और मोदी को हरा देंगे, क्या आपको लगता है? देखिए, मैं कहूंगा कि इंडिया गठबंधन आ रहा है, मोदी जी को नहीं हराएंगे, हम एनडीए को हराएंगे। एनडीए को हराएंगे? एनडीए को हराएंगे। पर एनडीए का चेहरा तो मोदी है। हाँ, तो जो भी कुछ होगा। तो आपको लगता है कि इस बार गेम खराब हो सकता है? देखिए, डिवाइडेड इंडिया, अगर 1 वर्सेस 1 रहा तो देखिए, डिवाइडेड इंडिया फिर डैश कर रखा है इन्होंने, और यूनाइटेड इंडिया, ये फर्क है। दूसरी चीज ये कि इनका 3D फार्मूला है, या तो सत्ता डायनेस्टी के साथ जानी चाहिए, या डिक्टेशन की होनी चाहिए, या डेपुटेशन की होनी चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने डायनेस्टी, डिक्टेशन और डेपुटेशन वाली सत्ता का बंटाधार कर दिया है, और आज जो है वो डिटर्मिनेशन और डेवलपमेंट का जो है वो युग चल रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये तो सपने देखने में किसी को बुराई नहीं है, क्योंकि इनकी दिक्कत ये है कि सपने एक और मुंगेरी अनेक, तो अब उसका क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे मंच पर आए, आपने अपनी बात रखी, और तमाम एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के खास एडिशन में इतना ही। एक सार्थक, हर मुद्दे पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया है। हमें लगता है हमारा प्रयास आपको जरूर अच्छा लगेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।